हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, सिर्फ 8 चैप्टर है, जिसमें से 2 चैप्टर आप खत्म कर चुके हो। मतलब 25% सिलेबस हमारा खत्म हो चुका है। आज मैं 3rd चैप्टर कराऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इससे भी लगभग 4 to 5 मार्क्स का कवर होगा इस चैप्टर से। 5 नंबर तक का आप मान के चलो इस चैप्टर से कवर होगा। और ये 3 चैप्टर के बाद अराउंड 33% हमारा सिलेबस इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का खत्म हो जाएगा। सिलेबस खत्म कराने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी मैं करवा रहा हूं ना आपको, वो रिटेन रखना। मैं आपको जितना भी लर्न करा रहा हूं वो दिमाग में आपके रहना चाहिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चैप्टर का नाम है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, या कह लो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी कि एलपीजी। ठीक है। अब अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991, अभी तक आपने पढ़ा ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी से पहले का जो समय था। फिर आपने पढ़ा 1950 टू 1990। 1990 तक सरकार सारी चीजें अपने कंट्रोल में रखती थी। जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो मैक्सिमम चीजें खुद प्रोड्यूस करती थी सोशल वेलफेयर के मोटिव से। लेकिन धीरे धीरे 1990 तक पहुंचते पहुंचते हम बहुत घाटे में जाने लगे। बहुत सारी प्रॉब्लम्स कंट्री के अंदर अराइज होने लगी। तो उसकी सुधार के लिए रिफॉर्म्स लाए गए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहा जाता है। जो पुरानी सोच थी सरकार की कि सब कुछ हम अपने अंडर में रखेंगे, वो धीरे धीरे सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन कर दिया। पहले सरकार डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करती थी टैरिफ और क्लास कोटा लगा के, लेकिन धीरे धीरे सरकार ने क्या कर दिया, कंपटीशन के लिए ओपन कर दिया कि आओ आके हमसे कंपटीशन करो। हम अपने अपने कंट्री के अंदर प्रोडक्शन नहीं करेंगे, हम पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन को फेस करेंगे। तो ये जो सोच थी वो बहुत रिस्क भरी थी, देश डूब सकता था, बर्बाद हो सकता था। लेकिन गरिमत है, पीवी नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और हमारे इकोनॉमिक्स एक्स प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे, जो बहुत पढ़े लिखे काबिल इंसान है, और इंसान थे मतलब। इन दोनों की सहमति से हमारी कंट्री में 1991 में रिफॉर्म्स आया, जिसकी वजह से भारत का नक्शा बदल गया। आज अगर हम सब लोग सही से रह पा रहे हैं, इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की देन है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आया कब? 24 जुलाई 1991 से इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हुआ। प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह की पॉलिसी थी ये, इन दोनों ने मिलकर पॉलिसी को लागू की थी। कंपोनेंट्स कौन कौन है? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बोलो चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलो, इसके अंदर 3 कंपोनेंट है। मेजर 3 कंपोनेंट्स आर एलपीजी। सरकार सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट लेके आई। पहला, लिबरलाइजेशन, लाइसेंस को खत्म कर दिया। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आओ आके बिजनेस करो आराम से, कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई बिना मतलब के रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी का रोल धीरे धीरे बढ़ाया गया। सरकार सब चीज अपने अंडर रखती थी कि नहीं भाई तुम ले लो, तुम चलाओ इसको, इस काम को भी तुम करो, इस काम को भी तुम करो। जबकि सरकार पहले क्या कहती थी, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे, ये भी हम करेंगे। फिर आया ग्लोबलाइजेशन, मतलब अपने ही देश में नहीं, ओपन कर दो कंपटीशन के लिए, पूरे वर्ल्ड से कंपटीशन फेस करेंगे। आपके पास कोई सामान है, हमें बेचो, हमारे पास कोई सामान है, हम आपको बेचेंगे। यानी कि पूरी इकोनॉमी, वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जुड़कर चलना, इंटरनेशनल ट्रेड को यहां से बढ़ावा मिला, और दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा। रिफॉर्म्स लाने की जरूरत पड़ी क्यों? दीज आर द रीजंस। इन सारे रीजन के चलते हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना पड़ा 1991। और जो भी कंट्री रिफॉर्म्स लेके आई है, मैक्सिमम कंट्री को फायदा ही हुआ है, बेनिफिट हुआ है। सबसे पहला रीजन था राइज इन प्राइसेस। आपको पता है 1990 तक चलते चलते जो महंगाई थी वो 6.7% से बढ़कर 16.7%, आज भी लगभग 6 to 7% के अराउंड इन्फ्लेशन रेट है। 100 रुपए का सामान अगले साल 107 रुपए का हमें मिलता है, लेकिन उस टाइम पे 100 रुपए का सामान 116 रुपए। इन्फ्लेशन बढ़ गया था। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है ना तो महंगाई बढ़ती है ना, तो गरीब लोग चीजों को अफोर्ड नहीं कर पाते। इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इकोनॉमी की जो कंडीशन है वो बहुत वर्स हो गई थी। और इन्फ्लेशन का मतलब, इन्फ्लेशन हुआ क्यों? राइज इन मनी सप्लाई। सरकार ज्यादा नोट छापने लगी, नोट सर्कुलेशन में आने लगा, तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ा, महंगाई बढ़ी। कुछ लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आ गया, वो अफोर्ड कर पा रहे थे, बाकी लोग बेरोजगार हो पा रहे थे। इट इज ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, विच मींस
बोरिंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से सरकार ने उधार लिया अपने डे टू डे खर्चों को, अपने डेफिसिट को कवर करने के लिए। आरबीआई ने लोन दिया नए नोट छाप के, जिससे मनी सप्लाई बढ़ी, और अगर कंट्री में मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। कई बार आपके दिमाग में सवाल आया होगा, मैं कभी और डिस्कस करूंगा डिटेल में अगर आप मुझे कमेंट करते हो तो, कि सर नोट छापने की मशीन तो है ना आरबीआई के पास, नोट छाप छाप के हेलीकॉप्टर से सबको उड़वा, सबको 1 करोड़ रुपए जो है वो बंटवा दे, सब करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा करने का मतलब देश को पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। रीजन मैं आगे बताऊंगा, अगर आप कमेंट करते हो तो किसी वीडियो के अंदर, बहुत इंटरेस्टिंग और टाइम टेकिंग भी है। लेकिन आरबीआई जब नोट छाप के कंट्री के अंदर सप्लाई बढ़ाएगा नोट की, तो मनी सप्लाई बढ़ेगी, मनी सप्लाई बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, जितना ज्यादा पैसा आएगा उतनी महंगाई बढ़ेगी। हम ही लोग महंगाई बढ़ाते हैं, मैं यही बताऊंगा आपको, और कोई महंगाई नहीं बढ़ाता, हम सब खुद ही महंगाई बढ़ाते हैं। राइज इन फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट पढ़ा है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपने, बोरोइंग। हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर था वो 36.4% था, यानी कि हम साल भर में अगर 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं ना, तो 36 रुपए तो हमें ब्याज का ही भरना है। बाकी जो बचा हुआ 64 रुपीज है हमारे पास, या 63.6 रुपीज है, उससे हम पूरे देश का खर्चा करेंगे, इतना तो हमारा ब्याज है। बहुत ज्यादा लोन हमारे ऊपर हो गया था, दिस लीड्स टू इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का डिफरेंस है। ये एक फॉर्मूला लिख दिया कुल मिला के। अगला है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकारी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी। लगभग 40 साल 1951 टू 1990 तक सरकार ने सारी चीजें अपने हाथ में रखी। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दी जाए तो बाकी सबकी परफॉर्मेंस जो थी वो निराशजनक थी। मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शोइंग लॉसेस हो रहा था, और सरकार रिकग्नाइज करती थी ऐसे जो कंपनीज है उनको रिफॉर्म्स की जरूरत है, उनको रिकग्नाइज करके सरकार ने बाद में उनको रिफॉर्म्स किया। कुल मिला के पब्लिक सेक्टर कंपनीज का परफॉर्मेंस भी 40 साल में कुछ अच्छा नहीं था। बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा माइनस में था, पहले हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट प्लस में था, अंग्रेजों की सरकार थी जब। अब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट माइनस हो गया, एक्सपोर्ट जो हो गया वो कम हो गया, और इंपोर्ट क्या हो गया, बढ़ गया। बीओपी वाज इन नेगेटिव। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं $5 करोड़ का, इंपोर्ट कर रहे हैं $8 करोड़ का, तो -3 का बैलेंस ऑफ पेमेंट है। भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर -3 है तो इस 3 को कहां से लाएं, खरीद लिया है 8 का, पैसे आए कुल 5, भैया और 3 कहां से लेके आएंगे। तो हमारा जो फॉरेन करेंसी का भंडार था वो कम होने लगा। हम बाहर से इंपोर्ट तो कर रहे थे पर देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फेल टू लो 1991 में, और इनसफिशिएंट पैसे थे, हम 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल पे करने का भी हमारे पास पैसा नहीं था। तब चंद्रशेखर सरकार को गोल्ड बेचना पड़ गया था उस इंपोर्ट लायबिलिटीज को कवर करने के लिए। गवर्नमेंट हैड टू थिंक अबाउट द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। तब सरकार के दिमाग में आया भैया अब तो दिक्कत हो गई, अब तो भंडार भी करेंसी का खत्म हो गया, और बाहर से चीजें खरीदेंगे, भाई क्रूड ऑयल तो बाहर से लेना ही लेना है, तेल तो बाहर से लेना ही लेना है, तेल अगर नहीं है तो देश ठप पड़ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, हम तक अनाज नहीं पहुंचेगा, तुम तक राशन नहीं पहुंचेगा, कैसे चलेगा काम। तो भाई इंपोर्ट तो करना ही था, बट हमारे पास 2 हफ्ते का ही पैसा नहीं था। अब जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड ऑफ मेजर्स। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करेंगे, रीजन हमने समझ लिया। 2 तरह के मेजर्स होते हैं, सबसे पहला स्टेबलाइजेशन मेजर, दूसरा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर। 1 मार्कर में पूछा जाता है, ध्यान समझना एमसीक्यू। जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है उनको बोलते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर। दीज आर शॉर्ट टर्म मेजर्स व्हिच हेल्प टू करेक्ट द वीकनेसेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। कुछ शॉर्ट टर्म में ऐसा काम करते हैं जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कोई गैप है, डेफिसिट है, उसको ठीक कर दिया जाएगा, सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके, प्राइस को अंडर कंट्रोल करके। कुल मिला के स्टेबलाइजेशन मेजर वो शॉर्ट टर्म मेजर्स है जिससे बीओपी के डेफिसिट को ठीक कर दिया जाता है टेम्पररी तरीके से। जैसे मान लो जो सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मेंटेन करके या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके। जबकि जो स्ट्रक्चरल है, स्टेबलाइजेशन इज शॉर्ट टर्म, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जो है वो लॉन्ग टर्म मेजर्स है जो इंप्रूव करता है एफिशिएंसी इकोनॉमी के अंदर, इंक्रीज इन इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग रिजिडनेस इन वेरियस सेगमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो जितने भी रिजिडनेस है जो बेसिकली रोकता है मतलब कि ट्रांजैक्शन करने से, इंटरनेशनल ट्रेड करने से, उनको ये खत्म करता है, और स्ट्रक्चर को, इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को चेंज करता है। लॉन्ग टर्म मेजर, ये परमानेंट मेजर है जिससे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी। तो रिफॉर्म्स को 2 तरह के में लाए, कुछ शॉर्ट टर्म, कुछ लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म स्टेबलाइजेशन, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल। अब इस 3 पॉइंट के बारे में बात करते हैं। एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन। ध्यान से समझना, एक लाइन में लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लाइसेंसिंग राज को खत्म करना। लाइसेंस का मतलब घूस, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा जिस कारखाने को चलाने के लिए। लाइसेंस नहीं मिलेगा, पैसा दो, उस साहब के पास जाओ, उस साहब के पास जाओ, फाइल वहां अटकी हुई है, फाइल दबी हुई है, उसको निकालना है, पैसा दो। अगर आप कंपनीज को ही पनपने नहीं दोगे तो लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा। सरकार को फाइनली समझ आया, उन्हें लाइसेंस खत्म कर दिया, जो रोक टोक
सरकार ने पहले लगाए थे वो खत्म कर दिया। लिबरलाइजेशन हुआ कैसे? आप सरकार कहती कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, सिर्फ 5 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं। अगर आप एटम बम बना रहे हो तो भैया तो लाइसेंस तो चाहिए होगा, दारू बना रहे हो लाइसेंस चाहिए होगा, नहीं तो आप जहर मिला के लोगों को दे दोगे। तो 5 ऐसी इंडस्ट्रीज जहां पे लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा नहीं पड़ती लाइसेंस की जरूरत कहीं भी। कोई भी बिजनेस को एक्सपैंड करता है, अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को बढ़ाता है, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। आप अपने सामान की कीमत खुद फिक्स करोगे। सर पहले खुद फिक्स नहीं करते थे क्या? नहीं, पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कि मैं ये सामान इतने का बेच लूं, लेकिन अब नहीं है ऐसा, खुद डिसाइड कर सकते हो। टैक्स रेट्स को कम किया गया, अननेसेसरी कंट्रोल जो लगाया गया था उसे हटाया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के प्रोसेस को सिंपल किया गया ताकि लोग इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके। उससे हुआ क्या, जब लिबरलाइजेशन आया तो उसका इंपैक्ट क्या हुआ? लाइसेंसिंग पॉलिसी खत्म हो गई। ध्यान समझना, यहाँ पे इन्होंने बोला कि भैया सिर्फ शुरू में, अगर मैं बात करूं आज तो 5 है, लेकिन शुरू में इन्होंने कहा था 18 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको लाइसेंस की जरूरत है, इनको छोड़ के किसी को भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। बाद में ये लिस्ट को छोटा कर दिया गया, धीरे धीरे समय बढ़ा 1991 के बाद, तो और आजादी दे दी गई लोगों को, ये भी काम कर लो, चलो ये भी पहले हम कर रहे थे आप कर लो। एबोल्यूशन मतलब खत्म करना, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। शुरू में सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज हैं जिनको आपको लाइसेंस की जरूरत है, बाद में से 5 कर दिया, लिक्वर, सिगरेट, डिफेंस इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव और डेंजरस केमिकल। प्लीज इन 5 का नाम लिखो कमेंट सेक्शन में, आप कॉपी में लिखो, आप इसको याद करो अच्छे से। इन 5 इंडस्ट्रीज में आपको लाइसेंस की जरूरत है, इनके अलावा आपको कहीं भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने अपना रोल कम कर दिया। पहले 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जहां सरकार खुद कंट्रोल करती थी, जिनको हम ही बनाएंगे जी, शेड्यूल ए इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के अकॉर्डिंग। बाद में सरकार ने बोला 3 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो हम ही चलाएंगे बस, रेलवे, एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस इक्विपमेंट। इन तीनों पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, कौन बिक जाए घूस खा के हमारे कंट्री को बर्बाद कर दे भैया, तो ये हम ही चलाएंगे। लेकिन आज धीरे धीरे सरकार इनका भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है, लाइक रेलवे। डी रिजर्वेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जब एलपीजी आया तो जो एसएसआई थे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, उनको डी रिजर्व कर दिया। आपको पता है सरकार ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ प्रोडक्ट को रिजर्व कर दिया था, ये प्रोडक्ट तो स्मॉल स्केल कंपनी ही बनाएंगी। बाद में सरकार ने उसका क्या कर दिया? डी रिजर्वेशन, कि भाई अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी कंपनी बना सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ा के सरकार ने 2016 की बात करें तो 1 करोड़ कर दिया। आज 10 करोड़ है, 16 का 1 करोड़ है। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स, आप कैपिटल गुड्स को बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो इजीली। और सरकार ने एक एमआरटीपी एक्ट था 1969 का, याद रखना, उसको खत्म करके एक नई कंपटीशन एक्ट जो है 2002 में सरकार लेके आई। अकॉर्डिंग टू मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1961, जो भी कंपनी बड़ी कंपनी थी, 100 करोड़ से ज्यादा के एसेट की कंपनी, उनको बोलते थे एमआरटीपी फर्म, और उनको सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी करने से पहले, उन पे काफी रोक टोक थे। और सरकार ने क्लास 2 कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 लाकर उस रोक टोक को भी सरकार ने खत्म कर दिया, बड़ी कंपनी को रोक टोक सरकार ने सारा खत्म कर दिया। तो ये सारे के सारे लिबरलाइजेशन का इंपैक्ट था। किस सेक्टर पे? इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, जो इंडस्ट्रीज थी उनके ऊपर लिबरलाइजेशन का ये इंपैक्ट आया। सेकंड है इंपैक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन फाइनेंशियल सेक्टर। जो फाइनेंशियल सेक्टर है उस पे क्या इंपैक्ट पड़ा? आरबीआई का रोल चेंज हो गया। आरबीआई पहले रेगुलेटर था, लेकिन अब आरबीआई क्या हो गया? फैसिलिटेटर, ठीक है। पहले रेगुलेटर था, अब था फैसिलिटेटर, यानी कि अब आरबीआई मदद करेगा कमर्शियल बैंक की ग्रो करने में, ना कि सिर्फ उनके ऊपर नजर रखेगा, राइट। इंक्रीज इन प्राइवेट सेक्टर बैंक, नंबर ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बहुत कम थे, लिमिटेड बैंक्स थे। सरकार ने धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बढ़ा दिया। आज बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, इतने ऐसे ऐसे बैंक हैं जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, तो उनकी तादाद काफी ज्यादा बढ़ गई आरबीआई की हेल्प से। और लिमिट जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की वो बढ़ा दी गई, किसी किसी सेक्टर में 51%, किसी किसी में 100, किसी किसी में 76%। यानी कि अब फॉरेनर इंडिया में आकर अगर इन्वेस्टमेंट चाहें तो 100% तक की इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, अपना खुद का बैंक बना सकते हैं बिना किसी इंडियन से मिले हुए। तो सरकार ने फाइनेंशियल सेक्टर में भी काफी रिफॉर्म्स लेके आई। अगला है फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, ताकि हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए फॉरेन करेंसी का भंडार हमें चाहिए था, डॉलर हमें चाहिए था, तो सरकार ने डी वैल्यू कर दिया डोमेस्टिक करेंसी को 18 to 19%। और यहाँ पे फिक्स की जगह मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज को लाया गया, यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को रिड्यूस किया गया और हमारी कंट्री का करेंसी का डी वैल्यूएशन कर दिया, यानी हमारी कंट्री करेंसी कमजोर कर दी, ताकि उनके लिए हमारे यहाँ सामान खरीदना सस्ता हो, वो हमारे यहाँ से ज्यादा सामान खरीदे, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और हमारे पास डॉलर जो है वो ज्यादा आए। ये हो गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। अगला है टैक्स रिफॉर्म। टैक्स में सरकार ने क्या सुधार किया?
रैशनलाइजेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस को सरकार ने रैशनलाइज कर दिया, थोड़ा सा कम कर दिया डायरेक्ट टैक्सेस को। इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स लेके आई और टैक्स प्रोसेस को सिंपल किया। कुल मिलाकर टैक्स रेट्स कम कर दिए ताकि लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आए, लोग डिमांड करें, डिमांड करेंगे तो कारखाने लगेंगे, कारखाने लगेंगे लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो फिर वो ज्यादा कमाएंगे, तो अपने आप डिमांड जो है वो और बढ़ाएंगे। तो सरकार ने टैक्स को कम कर दिया, बोर्ड टैक्सेस को, टैक्स प्रोसेस को भी सिंपल कर दिया। अब लिबरलाइजेशन का ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में क्या इंपैक्ट पड़ा? तो सबसे पहला क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को कोटा बोलते हैं, सरकार ने वो हटा दिया एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे। एक्सपोर्ट ड्यूटीज खत्म कर दी, नाउ एक्सपोर्ट इज एग्जैम्प्ट, है ना। हमारी कंट्री में 100 का सामान बना रहे हो, अमेरिका में बेचोगे 100 का ही बिकेगा, सरकार कहते हैं हम आपसे कोई टैक्स लेंगे नहीं। बाहर बेच रहे हो अच्छी बात है, डॉलर आएगा हमारे पास, तो नो एक्सपोर्ट टैक्स। इंपोर्ट की ड्यूटी, बाहर से जो इंपोर्ट करते थे ना, पहले हैवी टैक्स था इंपोर्ट पे, बाहर से मंगाते थे, बहुत महंगा पड़ता, सरकार ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। और इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम को भी सरकार ने आसान बना दिया। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को कंट्रोल करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने जो पॉलिसीज बनाई थी, यहां पे सरकार ने उसको खत्म कर दी 1991 में। तो ये सारा का सारा था लिबरलाइजेशन। आई होप कि आपको लिबरलाइजेशन अच्छे से समझ आया, और मुझे बताना अभी तक की जर्नी में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी लग रही है, आपको समझ आ रहा है अच्छे से नहीं, प्लीज मुझे बताना कमेंट्स में। सेकंड है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब सिंपल है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा देना, पब्लिक सेक्टर रोल कम कर देना। सरकार धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर को सारी चीज ट्रांसफर कर रही है, ये कंपनी चलाना सरकार का काम नहीं है। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से किया जा सकता है, पहला ओनरशिप प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर, पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो प्राइवेट सेक्टर को। दूसरा, सरकारी कंपनीज के कुछ ऐसे शेयर्स हैं, मान लो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सरकार के पास मान लो 74% शेयर्स हैं इसके, सरकार इसमें 4% शेयर किसी को बेच देगी, वो भी कई लाख करोड़ का बन जाएगा ये, ठीक है, बहुत मोटा मोटा बड़ी कंपनी है। तो प्राइवेटाइजेशन जो होगा सरकारी कंपनी का, भाई सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ इक्विटी, कुछ सरकारी कंपनी के शेयर्स जो है सरकार प्राइवेट को बेचेगी, जिसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, सरकार की जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है उसका एक पोर्शन सरकार बेच देती है प्राइवेट कंपनी को, मतलब कि जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो सरकार चला रही है, उसी के कुछ शेयर सरकार किसी को बेच देगी। दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट। और सब कुछ बेच दिया, मैनेजमेंट वगैरह सब, हम चले गए यहां से, आप आ जाओ जी, यहाँ पे पैसे दे दो बस, दिस इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। ये ध्यान रखना, सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज इज द कंपनी इन विच शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इज 51% और मोर इज नोन एज द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज वो है जो सरकारी कंपनी है, जिस कंपनी में सरकार का स्टेक 51% से ज्यादा है, मतलब मेजोरिटी स्टेक सरकार के पास है, तो सरकार डिसीजन लेगी सोशल वेलफेयर के लिए। तो कैटेगरी बना दी गई कंपनीज की इंप्रूवमेंट के लिए, जैसे स्कूल में हाउसेस बना दिए जाते हैं ना कंपटीशन को बढ़ाने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए, उसी तरीके से एक कंपटीशन की भावना लाने के लिए ऐसी सीपीएसई के ना 3 कैटेगरी बना दिए। महारत्न जिसके अंदर 11 कंपनी है, नवरत्न जिसके अंदर 13 कंपनी है, मिनी रत्न जिसके अंदर 73 कंपनीज। अब इनके नाम याद करना बहुत मुश्किल है, जितने लिखवाएं उतने कर लेना। लाइक इसके अंदर जो है आईओसीएल, सेल, बेल, भेल, गेल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, एनटीपीसी, सीआईएल एंड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी की सारी कंपनी महारत्न है। नवरत्न के अंदर 13 है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हट गया है क्योंकि वो महारत्न में चला गया। अगर आपकी सेल्स बढ़ जाती है ना, आप एक टारगेट होता है, उस टारगेट को अचीव कर लोगे तो फिर आप महारत्न बन जाओगे, उस टारगेट को अचीव कर लोगे तो मिनी रत्न बन जाओगे आप, ठीक है। उसमें 73 कंपनीज हैं, जिसके अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आता है मिनी रत्न के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन मतलब अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ के चलना। 1991 से पहले सरकार ने स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाती थी रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट्स को, है ना, और इंपोर्ट लाइसेंसिंग, टैक्सेस, ये सब क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन लगा के। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया और अब इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट किया गया। तो ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला यही पॉइंट है, 4 पॉइंट इसको एक्सप्लेन किया गया है। लिमिट बढ़ा देना, पहली बात तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की लिमिट है वो बढ़ा दो। आज बाहर से अगर कोई इंडिया में आता है इन्वेस्टमेंट करने, तो 100% तक की इन्वेस्टमेंट वो इंडिया में कर सकता है। फॉरेन पहले एक क्लास एक्ट था, फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको हटाकर सरकार ने क्या कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट लगा दिया। यानी अब बाहर से आके आप इंडिया में बढ़ा, किसी किसी सेक्टर में 100% तक, किसी में 40 से 51% तक मेजर स्टेक अपने पास आप रख सकते हो। पहले अलाउ नहीं था बाहर से आके हमारे यहाँ इतना इन्वेस्टमेंट करो। तो ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी को लॉन्ग टर्म बना दिया गया।
ताकि कंपटीशन इनकरेज हो। ये नहीं कि आज सरकार ने कोई पॉलिसी बनाई, 5 साल बाद सरकार ने चेंज कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। पॉलिसी लॉन्ग टर्म बनाओ भाई। बाहर से जो इंडिया में आ रहा है अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके, उनको भगा थोड़ी दोगे 5 साल बाद। टैरिफ्स को खत्म कर दिया गया, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया, टैक्स खत्म कर दिया गया, कम कर दिया गया, और जो रेस्ट्रिक्शंस थे क्वांटिटी की वो भी हटा दी गई कि भैया आप कोई भी क्वांटिटी बाहर से इंपोर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आउटसोर्सिंग एक ऐसा काम है जहां पे हम अपना काम किसी और से करवाते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। आपको पता अमेरिका आधा चल रहा है ना इंडिया की वजह से, और इंडिया की आधी जॉब्स हैं आईटी सेक्टर की अमेरिका की वजह से। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आप देखते हो, आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं उनको काम वो आउटसोर्स है अमेरिका द्वारा। अमेरिका अपना सारा का सारा काम जो है इंडियन से कराता है। सस्ते लेबर मिल जाते हैं, पढ़े लिखे लोग सस्ते मिल जाते हैं, और हर चीज सस्ती मिल जाती है, और कुल मिला के जो मेन खर्चा लेबर का आता है यानी जो एम्प्लॉयज का आता है वो बहुत सस्ता मिल जाता है यहाँ पे। तो आउटसोर्सिंग का बेसिकली मतलब क्या है, एक ऐसी प्रैक्टिस है बिजनेस की जहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी किसी इंसान को, किसी फर्म को हायर करती है अपने ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। दिस सर्विस इन कॉल सेंटर, कोई भी बड़ी कंपनी हो कॉल सेंटर उसका इंडिया में मिलेगा, हेल्पलाइन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, कोचिंग, अकाउंटेंसी, फिल्म मेकिंग एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। ग्लोबलाइजेशन का आउटकम आउटसोर्सिंग, और इंडिया जो है वो फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया है आउटसोर्सिंग का मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज का, बिकॉज चीप लेबर जो है वो, पढ़े लिखे लेबर जो है वो लो रेट पे आपको मिल जाते हैं। 20-25 हज़ार में पढ़े लिखे लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं आईटी सेक्टर में। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज क्वाइट पॉपुलर इन इंडिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल सेंटर्स। तो यहाँ पे लोग काम करते हैं, सामान जो है वो अमेरिका बना रहा है, लेकिन उसकी कॉल्स हैंडल करने का काम जो है वो इंडियंस कर रहे हैं। तो अपना काम किसी और से, जैसे मैं ये जो फाइल है पीपीटीज में किसी और से बनवाता हूँ, वीडियो एडिटिंग किसी और से करवाता हूँ, इसी को आउटसोर्सिंग बोलते हैं। मैं उनको पैसे दे देता हूँ, ठीक है। WTO, ग्लोबलाइजेशन के बाद आया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, बैरियर खत्म करता है। दो कंट्री किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर आपस में ना लगाएं, उस बात को इंश्योर कौन करता है? WTO। ऑफिशियली WTO कमेंस कब हुआ? 1 जनवरी 1995 को। रिप्लेस करता है गैट को, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि कमेंस कब हुआ था? 1948। ध्यान रखना, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कब आया? 1948 में। उसका अपर वर्जन क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वो कब आया? 1995 में। लार्जेस्ट इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड का, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और 164 कंट्री मेंबर है। इंडिया भी WTO का मेंबर है। तो WTO इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हर कंट्री WTO का मेंबर है, और WTO की पॉलिसीज का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि WTO एक ही चीज कहता है कि भैया इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करो, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से चीजों को शेयर करे, साझा करे। और तो WTO के अंदर जो कंट्रीज है उनको WTO के रूल्स का पालन करना ही पड़ेगा। WTO क्या क्या काम करता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करता है, टैरिफ को हटाता है, किसी भी तरीके का टैरिफ बैरियर हो, नॉन टैरिफ एनी काइंड ऑफ बैरियर WTO खत्म करता है। रूल रेगुलेशन बनाता है ट्रेड पॉलिसीज के रिगार्डिंग, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए कहता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, यानी कि प्रोडक्शन करते वक्त एनवायरनमेंट को भूल जाओ। एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है, एक ऐसा सिस्टम बनाता है जहां दो कंट्री के बीच में कोई विवाद है इंडिया चाइना का जैसे, उसे वो खत्म करता है। और ये पीरियडिक रिव्यू भी करता है, जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो अपनी ट्रेड पॉलिसी कैसी बना रही है, कहीं ना कहीं उसमें इनडायरेक्टली बैरियर तो नहीं लगा रही, किसी से दुश्मनी तो नहीं निकाल रही, वो सारी चेक करके उसको खत्म करने का काम WTO का है। दो कंट्री के बीच में अगर ट्रेड होता है उसको बोलते हैं बाइलैटरल ट्रेड, और अगर दो से ज्यादा देशों के बीच में ट्रेड होता है जैसे नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नाफ्टा, इसको बोलते हैं मल्टीलैटरल ट्रेड। दो से ज्यादा, बाइलैटरल जहां पे दो कंट्री के बीच में ट्रेड हो। अगला है LPGs की पॉलिसीज के फायदे क्या क्या हुए। इकोनॉमिक ग्रो होने लगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बढ़ गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आने लगी बाहर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास कम था वो बढ़ने लगा, एक्सपोर्ट हमारा बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन पे कंट्रोल सरकार ने किया, क्योंकि बहुत ज्यादा नोट नहीं छाप रहे थे ना, डेफिसिट था नहीं बजट का, नोट छापने की जरूरत नहीं थी, सर्कुलेशन में नोट था नहीं इतना, फिस्कल डेफिसिट भी कंट्रोल हुआ, और प्राइवेट सेक्टर में भी BPOs के थ्रू रोजगार मिलना चालू हुआ। लेकिन हमने LPG में कहीं भी एग्रीकल्चर की बात नहीं करी, हमने सिर्फ इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर की बात करी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है छूट गया, और रूरल एरिया में कोई ग्रोथ प्रोसेस नहीं हुआ, जो भी कुछ हुआ अर्बन एरिया में हुआ। टैक्स पॉलिसी इनफेक्टिव थी, सरकार के इतने टैक्स रेट कम करने के बाद भी लोगों ने ईमानदारी से टैक्स नहीं भरा। कंज्यूमरिज्म फैलता चला गया,
बिना मतलब का सामान बना बना के ऐड करके बेचने लगे। आज हम दिन भर सुबह से शाम तक ऐसी हजारों चीजें यूज करते हैं जो हमारे काम का सच में नहीं है। हमारे काम की जो नेसेसरी है उसके अलावा बहुत सारी चीज यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, भाई घर से बाहर निकलने की अलग क्रीम है, धूप की अलग क्रीम है, शाम की अलग क्रीम है, सोने से पहले की अलग क्रीम है, और सुबह के उठने के बाद की अलग क्रीम है, शैम्पू, कंडीशनर, ये वो पता नहीं क्या क्या चीजें आती हैं, 10 चीजें आती हैं। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। बिना मतलब की चीजें बनाओ और आपको बेचो। परफ्यूम की हमें कोई जरूरत नहीं है, इंसान महक थोड़ी मारता है, ठीक है, लेकिन फिर भी लोग परफ्यूम लगाते हैं क्योंकि जरूरत नहीं है, बट फिर भी कंज्यूमरिज्म, कि आप लगाओगे स्मार्ट दिखोगे, लगाते ही लोग आपके पास अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड ऑल। ऐड देखते ही हो आप। अनबैलेंस ग्रोथ, यानी कि एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं हुआ, बाकी दो सेक्टर ग्रोथ हुआ, तो अनबैलेंस ग्रोथ है। दो टॉपिक और आपके उसमें है, एक है डीमोनेटाइजेशन, दूसरा जीएसटी। ध्यान समझना, 8 नवंबर 2016 को सरकार ने पुराने 500 और 1000 के नोट को लीगल टेंडर से हटा दिया। लीगल टेंडर मनी वो मनी होता है जिसे कोई भी एक्सेप्ट करेगा बिना क्वेश्चन, लेकिन सरकार ने इसको लीगल टेंडर से हटा दिया। उसके बदले नए 2000 के और 500 के नोट्स को लॉन्च किया गया 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। तो ये सीरीज के जो नोट थे सरकार ने बंद कर दिया, इसी को बोलते हैं डिमोनेटाइजेशन। जब नोट्स बंद हो गए तो भैया नए नोट लेने के लिए बैंकों में ऐसी लाइन लगी कि लगभग 105 लोग जो है वो डेथ हो गए, और इससे इकोनॉमी क्रैश हो गया और 15 लाख नौकरियां चली गई। 500 और 1000 के नोट 86% था टोटल करेंसी का, लेकिन वो मैक्सिमम नोट 99.3% नोट जो है वो ब्लैक जो भी था वो सिस्टम में बैक आ गया। मतलब सरकार सोच रही थी कि पैसा अमीरों ने रख रखा होगा घर पे, चोरी कर करके टैक्स बचा के वो पैसा बाहर निकल जाएगा, पकड़े जाएंगे वो, लेकिन उन अमीरों ने इन गरीबों को लाइन में लगा के अपने पैसे ब्लैक को व्हाइट कर लिया, बैंक से सेटिंग करके व्हाइट कर लिया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन और इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन। एम क्या है? करप्शन खत्म करना, इलीगल एक्टिविटी को रोकना, सरकार का ये मोटो था। ब्लैक मनी, ऐसी मनी जो आपने कमाया, लाइक मैंने 100 रुपए कमाए, सरकार को 70 रुपए टैक्स दिया, 30 बचा लिया, इस 30 को अनअकाउंटेड मनी या ब्लैक मनी बोलते हैं, जिसपे मैंने सरकार को टैक्स नहीं दिया। तो सरकार की नजरों में मैं 70 ही कमा रहा हूँ, 30 नहीं कमा रहा। कल को मैं अगर 120 की प्रॉपर्टी खरीदूंगा तो सरकार बोलेगी भाई तुम 70 कमा रहे हो तो कैसे खरीद रहे हो 120 की प्रॉपर्टी। तो दिस इज कॉल्ड ब्लैक मनी। उसको रोकना, टेरर फंडिंग को रोकना, जो आतंकी हमले होते हैं, टैक्स की चोरी को रोकना, और कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करना। कैश लाइट इकोनॉमी या कैशलेस इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जहां पे कैश कम चलता है, कार्ड से पेमेंट होगी, ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट होगी, थंब इंप्रेशन से पेमेंट होगी, उसको बोलते हैं कैशलेस इकोनॉमी। अब लेकिन इंपैक्ट क्या हुआ डिमोनेटाइजेशन का? बैंक के पास काफी पैसा जमा आ गया, बैंक डिपॉजिट बढ़ गया, कैश ट्रांजेक्शन कम हो गया क्योंकि कैश लाइट इकोनॉमी बनाने लगा, पेटीएम वगैरह से, फोन पे, गूगल पे, भीम पे, इससे पेमेंट करते हैं लोग। डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया, रियल एस्टेट के प्राइसेस कम हो गए, इनकम टैक्स कलेक्शन सरकार का बढ़ गया क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत चलता है ब्लैक, है ना, रियल एस्टेट के अंदर ना बहुत, आप पूछना पेरेंट्स से, कैश में बहुत चलता है रियल एस्टेट में, वो इसलिए कैश खत्म हो गया, रियल एस्टेट का प्राइस कम हो गया, सरकार के टैक्स कलेक्शन जो है ना वो बढ़ गया। तो अब आप घूस वगैरह जो है नेता देंगे नहीं भैया, आप ऑनलाइन जो है सारा काम करो। मतलब घूस तो दो ही मत, मेरे कहने का मतलब है कि ऑनलाइन चीजें जो है वो खरीद बेची जाएंगी ताकि हर चीज रिकॉर्ड में रहे, आप छुपा ना सको इनकम अपनी। नेक्स्ट है जीएसटी। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको सबसम कर दिया, मर्ज कर दिया, और पार्लियामेंट में पास हुआ जीएसटी एक्ट 29 मार्च 2017 और इफेक्ट आया 1 जुलाई 2017। सीए डे माना जाता है, मनाया जाता है 1 जुलाई 2017 को फाइनली जीएसटी इंपैक्ट में आया। पहले जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेंट्रल स्टेट लोकल टैक्सेस, सबको सबसम कर दिया जीएसटी में और रूल बना दिया वन नेशन वन टैक्स। यानी कि ये जो प्रिंसिपल है, एक कंट्री है तो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस क्यों? पहले ये टैक्स वो टैक्स, 3-4 टैक्सेस अलग अलग थे, बोला सबको जोड़ दो भैया, ट्रांसपेरेंट रखो, एक ही टैक्स लो जनता से। किसी चीज पे 0%, किसी पे 5, अच्छे जो जरूरत की चीजें हैं उन पे 5%, खाने पीने की चीजों पे 5%, जो स्टैंडर्ड रेट है 12 से 18%, यानी 12 भी है 18 भी है, और एक नया रेट आ गया 28%, जो हाईएस्ट स्लैब है, जो सबसे ज्यादा डीमेरिट गुड। भाई महंगी गाड़ी खरीद रहे हो, पॉल्यूशन करोगे, 28% टैक्स दो। ठीक है। जीएसटी स्ट्रक्चर क्या है? अगर आप एक स्टेट के अंदर जीएसटी चार्ज करते हो तो सीजीएसटी, एसजीएसटी लगता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। आधा सेंट्रल रखती है, आधा स्टेट। आपने बिल में देखा होगा 9% का जीएसटी लगा रहता है, तो ये सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते हो तो लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और अगर एक यूनियन टेरिटरी से दूसरे यूनियन टेरिटरी में करते हो तो फिर यूटीजीएसटी और सीजीएसटी। यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी का जीएसटी है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट का जीएसटी है, और स्टेट करते हो तो ये सेंट्रल और स्टेट का आधा आधा, यहाँ भी आधा आधा होता है अगर यूटीज में करते हो सेल तो। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया जीएसटी का स्ट्रक्चर, जो भी अकाउंट्स में काम आता है, बहुत ज्यादा इसमें काम नहीं आता। फीचर की बात करें, कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, सारे टैक्सेस को मर्ज करके एक ही टैक्स बना दिया। मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पे टैक्स लगेगा। ईच स्टेज, ए ने बी को बेचा,
ए ने बी को बेचा वो टैक्स लगाएगा, बी ने सी को बेचा वो टैक्स लगाएगा, सी ने डी को बेचा वो टैक्स लगाएगा। लाइक इसने 10 रुपए का टैक्स वसूल लिया सी से, और सी क्या करेगा, डी से मान लो 12 का टैक्स वसूलेगा, तो 10 काट के सरकार को 2 का ही टैक्स देगा, क्योंकि सी बोलेगा मैं बी को 10 ऑलरेडी दे चुका हूं तो मैं सरकार को सिर्फ 2 रुपए दूंगा। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। हर स्टेज पे जो वैल्यू ऐड होगा उस वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगेगा, इसीलिए जीएसटी को बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। लास्ट है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। सिंपल सा मतलब है कि भैया जो डेस्टिनेशन स्टेट है ना उस पर टैक्स लगेगा। पंजाब से दिल्ली बेचा तो दिल्ली टैक्स चार्ज करेगी, ना कि पंजाब। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन टैक्स। अगर हम हर स्टेज पे टैक्स चार्ज करेंगे ना तो भैया वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। मान लो ए ने 100 का सामान जो है 10 रुपए टैक्स लगा के 110 का बेचा, फिर इसने जो है 130 का बेचा, तो भैया इस 130 के अंदर 110 भी इंक्लूड है, तो इसीलिए जो वैल्यू ऐड किया है 20 रुपए उसी पे टैक्स एक्स्ट्रा जाएगा जो कि 2 रुपए है अपने एग्जांपल में। तो हर स्टेज पे जो वैल्यू एडिशन है उस पर टैक्स दिया जाएगा, इसलिए वैल्यू टैक्स। और लास्ट में जो सेल हुई है वो टैक्स चार्ज करेगी स्टेट। दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फायदा क्या हुआ जीएसटी का, टैक्स प्रोसेस बहुत सिंपल हो गया, ट्रांसपेरेंसी, लोगों को पता है अभी 18% है तो और कुछ छुपा तो नहीं है। डूइंग बिजनेस आसान हो गया, टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया, ऑनलाइन जीएसटी का जो पोर्टल है उसके थ्रू इजीली आप जीएसटी पे कर सकते हो, है ना। जो भी जीएसटी पे करता है वो इजीली पे कर सकता है। जीएसटी एक ही हो गया, एक ही टैक्स हो गया, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होने लगी, बाहर से कंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, और जीएसटी के आने के बाद कलेक्शन, सरकार का टैक्स कलेक्शन बहुत बढ़ गया और बिजनेस करना आसान हो गया, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो ग्रो करने लगी। राइट तो ये चैप्टर यहां पे हो गया दी एंड। जितने भी इंपॉर्टेंट डेट डाटा इस चैप्टर के अंदर है वो मैं सारे के सारे बताने वाला हूं थर्ड चैप्टर के अंदर, नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर। ध्यान से देखना। आरबीआई का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1935 1 अप्रैल। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ जीएटीटी कब हुआ, 1948। शुरू में कितनी कंट्री थी, 23। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज किया गया। सरकार कहती थी ये जो 14 बैंक है भैया इनको सरकारी बैंक बना दो जो किसानों को लोन दे, नहीं तो किसानों के लिए पहले बैंक गरीब लोगों के लिए नहीं था, अमीरों के लिए था। सरकार ने जब नेशनलाइज किया 14 बड़े बैंक, उन तब जाके 1969 में जो किसानों को लोन मिलने लगा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह कब कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर। कब आया, 1991 24 जुलाई। प्राइम मिनिस्टर कौन थे, नरसिम्हा राव। डब्ल्यूटीओ फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कितनी कंट्री थी, 164। कब आया, 1 जनवरी 1995। और ये किसका सक्सेसर है, गैट का, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। डब्ल्यूटीओ में हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 164 कंट्री मेंबर है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब आया, ऑब्वियसली 2014 में जब मोदी जी आए, सितंबर 2014। डिमोनेटाइजेशन ऑफ ए करेंसी का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ 500,000 का नोट, वो कब हुआ, 8 नवंबर 2016 को। जीएसटी एक्ट पार्लियामेंट में कब पास हुआ, 29 मार्च 2017। जीएसटी कब इफेक्ट में आया, 1 जुलाई 2017 में, सीए डे के दिन। और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बेल ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड, ओएनजीसी, ये आता है महारत्न के अंदर, एमसीक्यू में आ सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कंटेनर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर एमटीएनएल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये आते हैं नवरत्न के अंदर। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन, आईआरसीटीसी, रेलवे का ध्यान रखना, और बीएसएनएल, फोन चलाते हो रेलवे, एयरपोर्ट, है ना, वो सब के सब किसके अंदर आएगा, मिनी रत्न के अंदर। कोविड-19 इंडिया में आया, 19 क्यों, 2019 में पहली बार कोविड के केस पाए गए, और गिवन किसने दिया नाम, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया 2020 में। इन्फ्लेशन प्राइसेस का कितना बढ़ गया था, मतलब कि जिसकी वजह से रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी, 16.7%। इंटरेस्ट लायबिलिटी हमारा 36.4% था टोटल एक्सपेंडिचर का। हमारे सर पे जो लोन था फिस्कल डेफिसिट वो 8.4% ऑफ जीडीपी। अगर 100 रुपए देश के अंदर सामान बन रहा है तो 8 रुपए तो लोन का ही है। मेक इन इंडिया और जनधन योजना 2014 में आया। अंडर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 हाउ मेनी इंडस्ट्रीज आर रिजर्व फॉर पब्लिक, तो उस टाइम पे 8 ऐसी इंडस्ट्री थी जो पब्लिक के लिए रिजर्व थी कि भाई सरकार खुद करेगी। आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, 1 जनवरी 1949 में। आरबीआई का एक्ट है 1934 का, ध्यान रखना। आरबीआई जो है 1935 में स्टैब्लिश हुआ, लेकिन आरबीआई का जो एक्ट बन गया था वो 1934 का था। सीपीएससी की फॉर्म क्या है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एमआरटीपी जो था 1969 का था, उसको रिप्लेस किसने किया, कॉम्पिटिशन एक्ट, कब का, 2002 का। तो दीज आर ऑल द डेटा ऑफ थर्ड चैप्टर, डेटा एंड डेटा। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। तो आई होप आपको ये चैप्टर मजा आएगा पढ़ने में। बताना कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और बताना कैसा लगा अब तक का जर्नी, आईडी मजा आ रहा है कि नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रहा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। 1-2 दिन का ब्रेक ले लो और इन 3 चैप्टर को लर्न करो, फिर मंडे से मैं आपको 4 चैप्टर कराऊंगा। ओके।